15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है उसका इजरा हो जाएगा। 7 दिनों के बाद 23 सितंबर को दोबारा जायजा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाजत होगी। 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, यानी कि 15 दिन के अरसे में ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको खोल देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, स्कूल खोलते वक्त ये याद रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर इस वक्त 5 करोड़ तालिब इल्म हैं, 20 लाख असातिज़ा हैं और 3 लाख तालीमी इदारे हैं। लिहाजा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि मुल्क में इस वक्त कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 6000 से जायद है, पर वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर के मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज जिससे कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा है हमारे सामने है। अगले 10 दिनों में स्कूल खोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, पंजाब टीचर्स यूनियन के सेक्रेटरी जनरल राना लियाकत का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद जो करना है वो बड़ा मुश्किल है, इसलिए चूंकि वसाइल ही नहीं है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सरकारी स्कूलों को इजाफी फंड दिए जाएं। अभी तो हमें पिछले साल के 6 माह का नॉन सैलरी बजट नहीं दिया गया और मौजूदा करंट साल का भी जो है हमें नॉन सैलरी बजट अभी तक नहीं मिला। तो जब ये सूरत हाल होगी तो तालीमी इदारों में किस तरह SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें जो बाजार से चीजें खरीदनी है उसके लिए हमें फंड चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फैटफ से मुंसलिक बिलों के हवाले से एक बहुत बड़ा तनाव जो है वो बना पड़ा है और मुश्तरका इजलास की भी बात की जा रही है, नेशनल असेंबली और सेनेट की। अपोजिशन का कहना है कि अगर फैटफ से मुंसलिक बिलों को इसी हाल में पास कर दिया जाए तो इंसानी हकूक जो हैं उनकी पामाली होगी, मगर हुकूमत का मौक़िफ है कि अगर इन बिलों को पास नहीं किया जाएगा तो अक्टूबर के अंदर जो 13 शराइत के ऊपर अमल करना है वो पूरे नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF से हमें इमदाद मिल रही है उसके ऊपर बुरा असर होगा, वो रोकी भी जा सकती है। इस हवाले से और इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है शफकत महमूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर हैं, वो वफाकी वजीर बराए तालीम है। खुरम दस्तगीर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो साबिक वफाकी वजीर कॉमर्स और खारजा रह चुके हैं। शफकत साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगी और तालीम के हवाले से चूंकि आज एक अहम आपने फैसला किया उसके हवाले से बात करूंगी। अब असल सवाल जो किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जी SOPs के ऊपर लोग अब कैसे अमल दरामद करेंगे, क्योंकि आपने बात सुन ली होगी राना लियाकत साहब की, वो ये कहते हैं कि वसाइल ही नहीं है तो SOPs के ऊपर कैसे अमल दरामद करेंगे। आप कहते हैं कि लोगों को या बच्चों को अपना हाथ धोना चाहिए, मगर कई स्कूलों के अंदर जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर तो पीने का पानी नहीं है, मुल्तान साउथ पंजाब के अंदर पीने का पानी नहीं है, तो हाथ धोने के लिए तो पानी तो बहुत दूर की बात। देखिए, 6 माह से स्कूल बंद है और बहुत ज्यादा बच्चों की तालीम जो है उसका नुकसान हो रहा है। यकीनन ये आसान फैसला नहीं है, मुश्किल फैसला है। बंद करना आसान है, खोलना आसान नहीं है। लेकिन जो SOPs की ब्रॉड कैटेगरीज हैं उसमें कुछ ऐसी हैं जिनकी मेरे को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं। मसलन एक कैटेगरी ये है कि आप बच्चों की डेंसिटी, यानी कि जो बच्चों का जमघटा इकट्ठा होना है उसको कम करें, और उसको कम करने का तरीका ये है कि आप क्लास को सेक्शंस में डिवाइड कर दें और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्लास उसको अगर आप 2 सेक्शन में करना है, 3 में भी 2 सेक्शन में नॉर्मली कर दें तो काफी हद तक क्लास की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो डेंसिटी एक चीज है, उसको अगर आप एक दिन एक क्लास बुला लें, दूसरे दिन दूसरी क्लास बुला लें तो उससे डेंसिटी का इशू जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। साहब, सिर्फ एक बात बताइए कि बिफोर वी गो टू खुरम दस्तगीर साहब, असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो हुकूमत का प्लान बी क्या होगा? प्लान बी तो बड़ा क्लियर है कि हमने बड़ी सीरियस टेस्टिंग शुरू कर देनी है जैसे स्कूल और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, और हम बड़ा क्लोजली बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अलावा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है वो इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेगा। और हम उसके अंदर कई ऑप्शंस हैं, अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई प्रॉब्लम होता है तो हो सकता है कि हम उस इंस्टीट्यूशन को एक बंद कर दें या कुछ और। लेकिन शुरू में तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो स्कूल SOPs बेसिक SOPs है उनको फॉलो करें, और अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई हो सकती है।
देखिए बात यह है कि एक आसान चीज तो यह है कि बंद ही रखें कि जी ना खोलें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गैर जिम्मेदारी होगी। और क्योंकि अब हमारी इन्फेक्शन रेट और बाकी चीजें नीचे आ गई हैं, तो ये बड़ा फैसला है, छोटा फैसला नहीं है, सबसे मुश्किल फैसला है, लेकिन ये फैसला करना जरूरी था। खुर्रम दस्तगीर साहब, जिस तरह शफकत साहब कह रहे हैं कि देखिए दुनिया भर के अंदर स्कूल्स खुल रहे हैं और इन्होंने बाय फेजेस स्कूलों को खोला है, और एक बात तो दुरुस्त है कि जो छोटे बच्चे उनको कहा जा रहा था कि जी उनको पहले स्कूल नहीं भेजा जाएगा और अब उनको भेजा नहीं जा रहा, तो इससे ज़्यादा हुकूमत और कर भी क्या सकती थी? डोंट यू थिंक कि दे डिजर्व सम क्रेडिट फॉर द वे दैट दे हैव हैंडल्ड द कोविड-19 क्राइसिस? अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस स्कूल के खोलने पे, वो खोलने से ज्यादा इस बात पर है कि हुकूमत में चूंकि इसकी नालायकी की वजह से वो एबिलिटी नहीं है कि वो SOPs पर का नफाज करा सके। ये यहाँ दुरुस्त है, सिर्फ हाथ धोने का मामला बड़ा संजीदा है, बहुत सारे सरकारी स्कूलों में इश्यूज होंगे, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में जैसे बलूचिस्तान है, लेकिन हर जगह पे इस बात को इंश्योर करना कि मैं तो चाहूंगा कि हमें बताएं शफकत साहब के सूबों ने इस मामले में क्या ट्रेनिंग की है। इन ये 5 महीने थे, इनके पास किस किस्म की एक रेजिमेंट था जिसमें टीचर्स को ये मालूम हो कि हाथ भी धोने हैं, मास्क को इंश्योर करना है। और मेरी इस पे बड़ी क्लियर व्यू है कि ये तादीबी कार्रवाइयों से मामला हल नहीं होगा, ये हल होगा मुस्तकिल तौर पे कोऑपरेशन से। और यहाँ ये भी है कि इस्लामाबाद में नेशनल कमांड जो सेंटर है, वहाँ बैठकर तो स्टैटिस्टिक्स देना आसान है, लेकिन हमारे शहरों के, हमारे कस्बों के, हमारे जो देहात हैं, उनकी गलियों तक स्कूलों में पहुंचना वो मुश्किल काम है, वहाँ SOPs को इंश्योर करना मुश्किल काम है। ये जो मुश्किल काम है उसके लिए हमें तो यहाँ अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिली गुजरांवाला में कि सरकारी स्कूलों में कोई इंटेंसिव ट्रेनिंग हुई हो, टीचर्स को तैयार किया गया, हेडमास्टर्स को तैयार किया गया, अब स्कूल खुल रहा है तो आपने किस तरह ऑपरेट करना है। और खासतौर पे देखिए ना, ये हमें छोटी छोटी चीजें हैं कि बहुत सारे जो खासतौर पे सरकारी स्कूल हैं, वहां तो पाकिस्तान के जो कम आमदनी वाले खानदान हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या वो इस सारे मामले में पूरी तरह आगाह हैं, और क्या वो उनका जो एक्सपोजर है वो जब सारे बच्चों में होगा, तो ये सब चीजें जो हैं इसमें स्कूल जरूर खोले, लेकिन मेरी इस्तदा होगी कि चूंकि हमारे बच्चों की जानों का मामला है, इस बात को ऑन द ग्राउंड जाकर जितना जाया जा सकता है, सूबाई जो वज़राए तालीम है, सूबाई जो इस वक्त मुख्तलिफ अथॉरिटीज बनी हुई हैं, उनके ऊपर असल चैलेंज है कि वहां वो इन SOPs का जो नफाज है, मास्क के हवाले से, हाथ धोने के हवाले से, चाइल्ड सेफ्टी के हवाले से, उसमें मुझे बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। और अल्लाह करे वो ना हो और हमारे बच्चे महफूज रहें। अच्छा, ये जो बात आपने कही है, ये रफ़ीक खनानी साहब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक एक्सपर्ट हैं, वो भी ये बात कर चुके हैं। शफकत साहब, सवाल ये है कि जो SOPs हैं उसके लिए क्या वफाक की हुकूमत ने या सूबों ने कोई फंड्स जो हैं वो मुखलस किए हैं? जी, फेडरल गवर्नमेंट तो अपने, क्योंकि आपको पता है स्कूल जो है वो तो हमारे पास सिर्फ वफाकी एरिया में स्कूल्स हैं, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सकता है कि मास्क भी कुछ हम इकट्ठे कर रहे हैं, और उसके अलावा हमने जो डेंसिटी का है उसके भी ऑर्डर पास कर दिए। उसके लिए तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन फंड्स जो है वो प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स यकीनन कुछ हद तक खर्च करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ डेंसिटी अगर कम हो जाएगी और मास्क जो है वो अगर मेकशिफ्ट मास्क भी पहन लिए जाए, और तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और इंशाल्लाह देखें, बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो ठीक है कि आप कर सकते हैं कि ये पता नहीं कैसे करेंगे। ये कोविड का जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की सूरत है, अगर कोई एक्सेप्ट करे या ना करे ये उनकी स्वाबदीद है, लेकिन आप अपने नेबरहुड में देखें इंडिया में क्या हो रहा है। 90,000 केस कल निकले हैं वहां पे, और 1,500 लोग रोज मारे जा रहे हैं। ईरान में देखें क्या हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। मुझे खत्म करने दें। और इसलिए
ये एक्सपेक्ट करना कि SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा, ये भी मतलब है कि अब मैं क्या कहूँ, खैर ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना, लेकिन इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और उसमें ऐसी गवर्नमेंट्स भी हैं जो कि हमारी पार्टी की नहीं है, सिंध की गवर्नमेंट भी है, वो भी पूरी कोशिश कर रही है, और AJK की गवर्नमेंट है, वो नून लीग की गवर्नमेंट है, वो भी पूरी कोशिश कर रही है। शफकत साहब, वेवर ऑफ फीस के हवाले से आज ट्विटर के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे, आप पे भी ये बात उठाई गई, जब आप भी बातचीत करते रहे पेरेंट्स से तो उन्होंने आपसे भी ये मसला डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि कैसे एक इकोनॉमिक डाउन टर्न जो आया है कोविड-19 की नतीजे में, उससे बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो शायद स्कूलों की फ़ीसें नहीं दे सकते। वो ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि एक फ़ंड अनाउंस करे उन लोगों के लिए जो शायद फीस ना दे पाएं और उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी स्कूल जाना चाहते हो। देखें मुनीसे, जो हाई फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो आटे में नमक के बराबर हैं। जो मेजॉरिटी मसले इस्लामाबाद में जो तकरीबन 95% स्कूल ऐसे हैं जो कि 5,000 और लेस फी करते हैं। ये इशू जो है वो 5,000 एंड अबव की जो फी है उन लोगों के लिए है। मेरा ख्याल है कि फी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके ऊपर अमल दरामद हम करवा रहे हैं, और 20% हमने कोविड के पीरियड के दौरान ये ऑर्डर किया था कि सारे स्कूल जो है वो 20% अपनी फी कम कर देंगे। लेकिन साथ साथ दोनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स जो है वो फी नहीं देंगे तो स्कूल कहाँ से चलाएंगे? मुझे तो बड़ा डर है कि ये जो लो फी पेइंग स्कूल है, यानी कि किसी का 1,000 रुपया रोज की फीस है, किसी महीने की फीस है, किसी की 2,000 की महीने की, कि उनके लिए तो अपने किराए देना और बाकी चीजें देना वो मुश्किल है। मुझे उनकी फिक्र है, मुझे उनकी फिक्र नहीं है कि जो 10,000 20,000 फीस ले रहे हैं। स्कूल वो है। जी देखिए शफकत साहब, जब भी कोई क्राइसिस एक मुल्क के ऊपर आता है तो फिर रिट्रोस्पेक्ट में जो लोग हैं वो एक तरीके से एक सिचुएशन का अजाला भी करते हैं। खुर्रम साहब, आप चूंकि डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी आप रह चुके हैं, तो ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए, इसलिए चूँकि वहाँ पर ना इंटरनेट आता है। साबिक फाटा के कई इलाके हैं, बलूचिस्तान के कई इलाके हैं, AJK और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक कंपनी है SCO स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हीं के पास मोनोपोली है, सिर्फ वही वहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं। अब वो 860 किलोमीटर की एक फाइबर ऑप्टिक भी चाइना के साथ कर रहे हैं और वही एक कंपनी है जो इसको करेगी। तो आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेट की फराहमी भी एक बेसिक फंडामेंटल राइट हो चुका है जो UN भी देती है। आप नहीं समझते कि इसके अंदर ज़्यादा कंपनियों को इन्वाइट करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट का ही अब ये स्वाबदीद है कि इंटरनेट की फराहमी को वो यकीनी बनाए? जी, ये तो अब एक सबसे बेसिक नीड के अंदर आ गया, कम्युनिकेशन नीड के अंदर। जो तो जब हम मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो जो पहला काम हमने किया पहले साल में ही वो ये था कि पाकिस्तान में 3G और 4G की लाइसेंसिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट के यूजर्स की तादाद जो है वो 30 लाख से बढ़कर अब गालिबन 5 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। तो वो एक बहुत बड़ा बूम आया, लेकिन इसको हर जगह पहुंचाना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसका आगाज हमने कर दिया था। अब वो उम्मीद है कि ये हुकूमत भी जो है वो इसको जारी रखेगी बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में पहुंचने के लिए। और जिस आपने दुरुस्त कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और AJK को सिक्योरिटी के नाम पे मोनोपोली देना जो है वो दुरुस्त नहीं है। सब कंपनियों को जो वहां इन्वेस्ट करना चाहती है इजाजत होनी चाहिए और जो 3G 4G वहां लेकर जाए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट आई है कि जो हमारे साबिक कबायली इलाका जात हैं वो KP का हिस्सा हो चुके हैं, तो उन तक जो है रसाई वहां बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। और यहाँ मैं एक और भी आपने नाज़रीन को याद करा दूं कि अब वो जो एक पॉलिसी थी जिसके ऊपर उस वक्त तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन आज उसकी विजडम हमें समझ आ रही है कि जो मुस्लिम लीग नून ने लैपटॉप्स बांटे डिजर्विंग स्टूडेंट्स में, कि वो अब जो हजारों की तादाद जिनके पास गए हैं वो कम से कम केपेबल हैं कि वो इस वक्त की जो मुश्किल हालात थे उनके पास वो टूल अवेलेबल था जिसके जरिए वो अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। तो इस तरह के जो काम है, फारसी इश्यूज है, और खासतौर पर मुझे मुकम्मल करने दें,
जो उनका यूनिवर्सल फंड है टेक्नोलॉजी का, उसका इस्तेमाल करें और हर जगह ये फैसिलिटी पहुंचाएं। अब 2 साल हो गए हैं, हम इसको तेज करें और आने वाले 5G की भी तैयारी करें। देखिए, जो नौजवान नस्ल है वो शफकत साहब आपकी तरफ देख रही है, बड़ी उम्मीदें हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को यूथ की पार्टी भी कहती है। यूनिवर्सल फंड की जो खुरम दस्तगीर साहब बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि उस तक रसाई उनके पास इस वक्त नहीं है। यूनिवर्सल फंड जो है वो उसने एक शक्ल नहीं अपनाई, जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। अब आपके पास भी ये शिकायत आई हैं, तो इसके बारे में अब आप आगे जाके क्या करेंगे? क्या गिलगित बल्तिस्तान AJK में एक बिड और कंपनीज कर सकती हैं? क्या और मोबाइल कंपनीज वहां पे जा सकती हैं ताकि फेयर प्ले हो, जो आपकी हुकूमत जिसकी बात करती है? लेकिन बात यह है कि जिस वक्त ये कोविड का क्राइसिस आया तो हायर एजुकेशन में कोशिश की गई ऑनलाइन पढ़ाने की, और काफी जगह कामयाब भी हुई, लेकिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया, खासतौर पे उन इलाकों का जिसका आपने जिक्र किया कि जहाँ पे नहीं था इंटरनेट का कनेक्शन या वहाँ पे अनस्टेबल कनेक्शन था, यानी कि उनको। तो उस सिलसिले में मैंने तो खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, हमने मीटिंग की। यूनिवर्सल सर्विसेज फंड ने बड़ा काम किया, ये नहीं कहना कर चाहिए कि काम नहीं किया, लेकिन और इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल तकरीबन 80% कवरेज मौजूद है। 20% ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कवरेज नहीं है। तो हमने कोशिश की, फिर मीटिंग्स की, फिर प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू पे सारे सबको बुलाया, और हमने अब इंश्योर करना है कि सारे पाकिस्तान के इलाके जो है वहां पे ना सिर्फ इंटरनेट हो बल्कि स्टेबल इंटरनेट हो। तो उसके लिए यूनिवर्सल सर्विसेज फंड भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी, IT मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो रही है, उसमें PTA को भी कुछ टारगेट दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जो इंटरनेट अवेलेबिलिटी है उसमें जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं कुछ इलाकों में, और मिनिमाइज, आपको भी पता है कि रोज हम देखते हैं कि कोई ना कोई वाकया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो रहा है। तो वहां पर भी हमने सोचा है कि कोई ऐसा तरीका किया जाए कि एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट जो है उसको तो कम से कम पहुंचा सके। तो इसलिए ये सारी चीजों पे गौर फिक्र हो रहा है। मगर इसके ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने गिलगित के अंदर एक एहतजाज भी किया और SCO के दफ्तर के बाहर किया, और उन्होंने कहा कि 3G और 4G तो बहुत दूर की बात, उनके पास तो इंटरनेट की फराहमी भी नहीं है। और अब जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी 50% आपके हॉस्टल्स जो हैं वो फंक्शनल होंगे। अगर 50% हॉस्टल्स फंक्शनल होंगे, जो तो दूर दराज से आते हैं, चाहे वो साबिक फाटा से हों, बलूचिस्तान के इलाकों से आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं, तो वो फिर अपनी एजुकेशन कैसे जारी रखेंगे? नहीं, 50% का मामला आपने कोविड के हाइट पे किया था कि भाई जो बाहर के स्टूडेंट हैं जिनको इंटरनेट नहीं है उनको अगर आप बुला लें हॉस्टल्स में और थोड़ा सा डिस्टेंसिंग करके रखें। अब हालात बेहतर हैं। आज थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, यूनिवर्सिटी ने उस पर बहुत गौर किया है। जो आउटसाइड से बच्चे आने हैं, मेरा ख्याल है कि काफी हद तक अकोमोडेट हो जाएंगे। और ये देखें, जो चीज पिछले ये चीजें एक दिन में नहीं होती, इंटरनेट कनेक्शन की कनेक्टिविटी, लेकिन गवर्नमेंट उस पर पूरी तरीके से आगाह है, कोशिश कर रही है, और यूनिवर्सल सर्विसेज फंड भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, और इंशाल्लाह इसमें पेशरफ्त होगी। इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और वक्फे के बाद नाजरीन हम देखेंगे कि क्यों फैटफ से जो मुंसलिक बिल हैं वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक टेंशन का बायस बने हुए हैं। एक तरफ से हुकूमत कहती है कि अगर हम फैटफ से मुंसलिक बिल्स को पास नहीं करते तो इसका मनफी असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ सकता है, मगर दूसरी तरफ अपोजिशन का ये कहना है और इसरार है कि अगर ये बिल्स पास हो जाते हैं तो इससे मेरे और आपके जो इंसानी हकूक हैं वो पामाल होंगे। ये सब कुछ वक्फे के बाद। साहब, शफकत साहब यहाँ बैठे हुए हैं और हुकूमत ने बार बार ये एक बात कही है और कहा है कि जो फैटफ से मुंसलिक जितने भी बिल्स हैं अगर वो पास नहीं होते तो एक खदशा ये है कि पाकिस्तान जो इस वक्त पैसे बोरो कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, IMF से, वो शायद नहीं कर पाएगा।
आप लोगों ने 2 बिल्स रिजेक्ट कर दिए ऑपोजिशन ने मिलकर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और एक और बिल जो फैटिफ से मुंसलिक है सेनेट में। अब इस पे भी गौर फिक्र हो रही है कि जी एक मुश्तरका सेनेट का और नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो बुलाया जाएगा। ऐसे क्या आपके खदशात हैं इस बिल से? दूसरा बिल था, 2 बिल्स थे, एक था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट और दूसरा बिल था वक्फ। जो वक्फ का बिल है उसके ऊपर अब काफी हद तक कंसेंसस हो गया है और मेरे ख्याल में अब उसमें उसके पैसेज में जो कुछ अमेंडमेंट्स थी अब ऑपोजिशन ने प्रपोज की थी, वो गवर्नमेंट ने अभी सिग्नल दिया, अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन सिग्नल दिया है कि वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो वक्फ का बिल तो काफी हद तक क्लियर अप हो गया। इशू है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट, ये एक्ट जो है सबसे 2010 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में पास हुआ था पहली दफा, फिर 2015 में पीएमएल ने उसमें अमेंडमेंट की, अब ये मजीद अमेंडमेंट होने जा रही है। और इसमें जो हमारा खदशात हैं वो तमाम बिलों में एक ही दफा खदशा होता है कि ये हर बिल के अंदर पीटीआई गवर्नमेंट जो है, चूंकि इसका जो जिबिल्लत है वो आमिराना है, इट हैज अथॉरिटेरियन इंस्टिंक्ट्स, तो इस किस्म के अरेस्ट की पावर्स डाल देते हैं, जो ट्रायल होना है उसके अंदर ऐसी रुकावटें डाल देते हैं जो ऑपोजिशन के व्यू में पाकिस्तानियों के बुनियादी शहरी हकूक से मुतसादिम है। दूसरा हमें ये हमेशा याद रखना है कि एफएटीएफ की तरफ से इन बिलों का मुसवदा हमें नहीं आया, ये मुसवदा हुकूमत पाकिस्तान ने तैयार किया है। एफएटीएफ तो सिंपली ये कहता है कि आप अपनी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं उनको दुनिया के साथ जो हैं वो मिलाएं और उससे कंपैटिबल करें। वो स्पेसिफिक तौर पे अमेंडमेंट्स जो है वो आपको नहीं देता कि जी आपको ये करना है। तो यहां पर ये हुकूमत बार बार, ये हमने पहले एंटी टेररिज्म एक्ट में भी हमने देखा, इसी तरह की अमेंडमेंट जो हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में भी देखी, तो हर जगह हर दफा हमने यही पॉइंट आउट किया कि आप इस तरह की ड्रकोनियन पावर्स जो हैं वो अरेस्टिंग ऑफिसर्स को और ट्रायल के जजेस को मत दें जो लोगों के हकूक को कुचलने का बायस बने, जिस तरह जस्टिस मकबूल बाकिर ने साद रफीक जजमेंट में क्लियरली कहा है कि नैब कर रहा है। तो हमें जो है बस ये जो अप्रीहेंशन है पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन जो है वो हमारा मतमा नजर है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट हमें अगर थोड़ा सा इसके ऊपर बालिग नजरी से सोचे तो जिस तरह हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल पास करवा दिया, उससे पहले यूनाइटेड नेशंस का एक बिल था वो बिल पास हो गया, एंटी टेररिस्ट एक्ट में एक माइनर अमेंडमेंट थी वो पास होगी, तो इन बिलों को भी पास कराने में सिर्फ इस हुकूमत की आमराना सोच रुकावट है। अगर वो ये अमेंडमेंट्स कर लें कि भाई जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वो अरेस्ट करने से पहले बाकायदा तौर पे एविडेंस इन राइटिंग समराइज करके अपने सुपीरियर ऑफिसर से इजाजत ले ले, इस तरह की अमेंडमेंट्स हैं कि भाई जो भी काम करना है वो सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर करना है। और ये बात एफएटीएफ की तरफ से क्लियर है कि एफएटीएफ कोई ऐसा कानून बनाने को नहीं कहता जो हमारे पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक को कुचले। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग जो सेटअप है वो दुनिया से कंपैटिबल हो, लेकिन यहां ये हुकूमत बार बार इस किस्म के जहरीली क्लॉजेस बीच में डाल देते हैं और ऑपोजिशन से जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अभी भी अब इन्होंने एक हफ्ता मौखर किया है, अगर ये एग्री कर जाएं और ये जो अरेस्ट की पावर्स हैं, ट्रायल के इश्यूज हैं, जो डिटेंशन है, इसको पाकिस्तान के कवानीन और सीआरपीसी के मातहत कंपैटिबल कर ले। हम ये नहीं कह रहे कि नया नरम कानून बनाए, जो हमारा क्रिमिनल कोड है उसके मुताबिक जो है जो हकूक हासिल है वही हकूक अगर हासिल हो जाए तो अपोजिशन को कोई इतराज नहीं होगा। अच्छा, ये जो बात आपने कही है बड़ी अहम है। शफकत साहब आपकी जानिब आऊंगी, जो खुर्रम साहब ये बात कर रहे हैं, आखिरी बस ये इसका जवाब दे दीजिए। ये चूंकि अहम टॉपिक है और इसके ऊपर जाहिर है पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी इससे मुंसलिक है और अक्टूबर के अंदर जो है आपने ये रिप्लाई करना है, तो क्यों ना हुकूमत की अमेंडमेंट्स के ऊपर बातचीत हो जाए। और जाहिर है आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे कानून की बालादस्ती हो। बातचीत हो रही है और पहले भी बातचीत हुई है और आइंदा भी बातचीत करके कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि ऐसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए आप देखें कि ये इतने लोगों ने बाहर से जो टीटियां लगवाई और पैसे मंगाए और ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यहाँ से पैसा बाहर जाता है, बाहर से पैसा धो के अंदर ले आते हैं। इनके लीडरान कराम जो है वो भी उसमें शामिल हैं, तो इसलिए शायद इनको कोई इस वजह से भी कोई इतराज हो। लेकिन बहरहाल
मैं उसमें इस वक्त ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि जहां हमने पहले कंसेंसस पैदा किया इसमें भी कंसेंसस पैदा करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम समाअत की जहां चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला, सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद की इंतजामिया के ऊपर बरहम हुए, चूंकि SECP के एक अहम ऑफिशियल जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल साहब जो हैं वो पिछले जुमेरात से लापता हैं। और चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला ने ये पूछा कि क्या वजह है कि जब भी कोई लापता होता है तो कोई इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं करता। और उन्होंने ये कहा कि क्या वजीर आजम को और काबीना को पता है कि साजिद गोंदल साहब इस वक्त लापता हैं और उनकी बाजियाबी के लिए क्या हो रहा है। यही सवाल शफकत साहब उन्होंने रखा जो भी इस्लामाबाद की इंतजामिया है। तो मुझे ये बताइए कि जो उन्होंने सवाल किया है कि कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, इसकी वजह से मिस गवर्नेंस हो रही है, इस हवाले से हुकूमत काबीना नोटिस लेगी? मेरा ख्याल है कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो, जहां तक मेरी इल्म है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह जरूर बाजियाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे आखिरी सवाल करूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में भी ये बात थी और फिर आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शिरीन मज़ारी ने कैसे इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के को क्रिमिनलाइज करने की, उसके ऊपर क्रिमिनलाइजेशन की शिक डालने के लिए उसको कमेटी में भेजा। वो लॉ की कमेटी में इस वक्त बिल मौजूद है मगर इसके ऊपर पेशरफ नहीं हो सकी। आपके दौरे हुकूमत के अंदर भी लोग इस तरह लापता होते रहे मगर उनका जब वो मिल जाते थे तो वो अपना मुंह नहीं खोलते थे और इसके हवाले से किसी को सज़ा भी नहीं हो पाई। इसकी क्या वजह है कि जो भी हुकूमत आती है उसके हाथ जो हैं वो बांध दिए जाते हैं या मुंह उनका बंद रह जाता है, इस हवाले से वो कुछ कह नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते और ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा पाते? देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे पाकिस्तानियों के हकूक को कुचलने का जो मामला है, अब 72 साल बाद हमें ये इतनी समझ होनी चाहिए कि ये ख़त्म हो। सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत से साजिद गोंदल नहीं लापता हुए, चंद दिन पहले मतीउल्लाह जान लापता हुए चंद घंटों के लिए, और अब बहुत सारे लोगों को भूल गया है कि ताहिर दावड़ लापता हुए थे और बाद में उनकी लाश अफगानिस्तान से मिली और वो बड़ी मुश्किल से हमें उनको दफन करने की इजाजत मिली। तो यहाँ से बार बार इस किस्म के इंसिडेंट्स सिर्फ ये नहीं कि हम कहते हैं दूर दराज बलोचिस्तान में हो रहे हैं, वो ठीक दारुल खलाफे में हो रहे हैं। और इसको ये आपने दुरुस्त कहा कि चूंकि हमेशा जो है नेशनल सिक्योरिटी और मोरल के नाम पे लोगों की जबानें बंद होती हैं, लेकिन जो आइन को एक जिंदा दस्तावेज बनाने का यही तरीका है कि हर एक शख्स जो है अगर उसके हकूक कुचले गए हैं तो फिर उसकी बाज़पुर्स होनी चाहिए। और ये जो एक मामला है कि हम कहते हैं कि जी मोरल गिर जाएगा और चूंकि नेशनल सिक्योरिटी है, मुल्क का वकार जो है खतरे में पड़ जाएगा, ये अब जो ये बहाने हैं, हमें इनसे आगे बढ़ना है और कानून साजी से भी ज्यादा इस बात को इंसिस्ट करना है कि बहुत सारे कवानीन आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के बुक्स के ऊपर जिनको इस्तेमाल करके ऐसी चीजों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो हो सकती है। तो ये हमें ये याद रखना है कि अकाउंटेबिलिटी हमने सिर्फ करप्शन तक महदूद कर दी है, हमने उन लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी करनी है जो पाकिस्तानियों के हकूक मसख करते हैं, उनको गायब करते हैं, उनको कई कई साल जो है गायब रखते हैं, उनको डराने धमकाने के लिए अगवा करते हैं और बाद में उनको छोड़ देते हैं। कुछ की लाशें मिलती हैं और जो ज्यादा खुशकिस्मतों वो मिल जाते हैं। अल्लाह करे साजिद गोंदल की वालिदा ने आज बड़े मैं समझता हूँ कि दुखी और दर्द भरे दिल से कुछ दुआएं की हैं। तो अल्लाह ताला करे कि साजिद गोंदल साहब बाजियाब हो जाएं और फिर उनको जो उठाने वाले हैं उनको करार वाकई सजा मिले। खुर्रम साहब, सिर्फ साजिद गोंदल साहब की वालदा नहीं हैं जो ये दुआ कर रही हैं, तालिया भी हैं, इदरीस खतक की बेटी जो आज ये इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनके वालिद वापस आएंगे। और ये बुरा ना मनाइएगा मगर ये कहा जाता है कि इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाई जो लापता अफराद का मामला है, बल्कि ऐसे इशूज़ से पीछे हट जाती है। चूँकि आप एक बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि क्यों आपकी पार्टी इस इशू के ऊपर बात करने से एक तरीके से डरती है या हिचकिचाती है? और मैं ये भी समझती हूँ कि आपने जो बात की है तो आपने बड़े निडर होकर बात की है, मगर ओवरऑल इस इशू के ऊपर एक कंसेंसस ऑपोजिशन के दरमियान क्यों नहीं बन पा रहा?
जी, कंसेंसस बड़ी वाज़ेह बात है कि जब भी, क्योंकि बहुत सारे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान मसलन लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसमें अगरचे हमने अपनी हुकूमत के दौर में कानून साजी भी की, कोशिश भी की कि उन लोगों के जो गिरफ्तार हुए उनके ट्रायल हो सके, तो हम अभी तक जो हैं वो जो मैं समझता हूं कि एक चैलेंज है आने वाली हुकूमतों में जो हम नहीं पूरा कर सके, कि ये दहशतगर्दी और जो दूसरे मामलात हैं, चाहे जो नेशनलिस्ट वायलेंस इसको कहा जाता है, उसको इंसाफ के नाम के तहत ट्रीट करना है। उनको गायब करके मारने से या टॉर्चर करने से या तशद्दुद करने से और उस तरह चुप कराने से मामला हल नहीं होंगे। और ये इसीलिए क्योंकि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, खुर्रम साहब, कत्ता कलामी माफ, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है और छोटी पार्टीज आपको कह रही हैं कि नहीं, अब आपको बड़ी पार्टीज को, ऑपोजिशन को मिलके एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाना चाहिए, क्या आप समझते हैं ये उसका हिस्सा होना चाहिए? जी एब्सोल्युटली। देखिए, हमें जो हुकूमतें हैं उन्हें ये खौफ पैदा हो जाता है कि अगर इस तरह के इशू उठेंगे तो फिर ये एक और जो सिविल मिलिट्री, उसमें फिर बहुत सारी, चूंकि सिविलियन साइड पे भी इश्यूज हैं निज़ाम अदल में, जिसकी वजह से सजाएं नहीं हो पाती और एक तनाव क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये बहरहाल इस जो आने वाला पाकिस्तान है, आज जो भी हालात खराब तरीन है, लेकिन बहरहाल हमने इसे ठीक तो करना है, और ठीक तभी होगा कि इस किस्म के जो डायलॉग का हिस्सा बने कि भाई अब हमें आगे तो चलना है ना। अगर हम इसी तरह जिस तरह हम चलते रहे हैं, उसने पाकिस्तान की हालत बिगाड़ कर रख दी है, और हम उस तरह की ना ही स्टेबिलिटी हासिल कर पाए, ना ही मुआशी नमू हासिल कर पाए जिससे हमारे लोगों की जो है वो लार्ज स्केल फलाह, ये इसका हिस्सा है कि पाकिस्तान में जो अब डेमोक्रेसी का डायलॉग है और लोगों के हकूक का डायलॉग है, वो उसको भी इसके अंदर लेकर आना है। क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है, जिससे मैं एग्री नहीं करता, कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क जो है वो शहरी हकूक अफोर्ड नहीं कर सकता। हर एक पाकिस्तानी, वो कहीं भी रहता हो, कि उसकी रंग, नस्ल, जेंडर जो भी हो, उसका हक है इस मुल्क के ऊपर, और जो हकूक उसको आइन ने दिए हैं उस पर अमल दरामद करवाना, चाहे उसमें हम जितनी भी हमें नाकामी हो, लेकिन वो कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शफकत महमूद साहब ने भी हमारे से आज बात की। नाजरीन, पाकिस्तान के जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ हों, चाहे वो तालीम के हवाले से हों, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हों, चाहे वो राइट टू लाइफ के हवाले से हों, वो सियासतदान ही उसके मुहाफ़िज़ हैं। और अगर सियासतदान ही मिल के नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर जो उनको फोरम्स दिए हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान की शहरियों की प्रोटेक्शन की बात करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा प्रोग्राम देखने का। खुदा हाफिज़।